60 साल का बुजुर्ग सुबह 10 बजे करीब एक थाने में प्रवेश करता है और जैसे ही थाने में वो प्रवेश करता है तो थाने का जो पुलिस का स्टाफ था जैसे ही बुजुर्ग को देखता है कहता है, हाँ दादा तुम फिर आ गए मुंह उठाकर, तुम मानोगे नहीं लगातार आते ही रहोगे। साल का बुजुर्ग पुलिस वाले से कहता है कि साहब आप तो मजाक समझ रहे हैं, मेरे बेटे की हत्या हुई थी और आज तक आप उसके हत्यारों तक नहीं पहुंच पाए और ना ही कोई सुराग लगा पाए कि आखिर हत्यारा कौन है। लेकिन मैं हर बार की तरह इस बार थाने पर यह पूछने के लिए नहीं आया हूं कि मेरे बेटे के हत्यारे कौन है और मेरे बेटे की हत्या किसने की है। साहब मैं इस बार आपको ये बताने आया हूं कि मेरे बेटे का जो असली हत्यारा है, जिस पे मुझे शक है, आज रात को मैंने उसे अपनी खुली आंखों से देख लिया है और साहब मुझे पूरी तरीके से यकीन है कि कहीं ना कहीं से मेरे बेटे की हत्या में इन लोगों का हाथ जरूर है। दोस्तों फिर उसने जो कहा वो पूरी सच्ची कहानी सुनकर आप भी बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाएंगे कि क्या ऐसा होना संभव है। तो पूरी सच्ची कहानी मैं आपको मात्र चंद मिनट के अंदर सुनाने का पूर्ण प्रयास करूंगा, तो बस आप चंद मिनटों के लिए मेरे साथ बने रहिए। और ये सच्ची कहानी सुनाने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी सच्ची क्राइम की कहानियां अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों आप लोगों का प्यार लगातार मिल रहा है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और वीडियो को देख भी रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 लोग हैं लगातार जिनके कमेंट वीडियो पर आते रहते हैं, जिनके नाम हैं विजय मिश्रा, विनोद यादव और ऐसे बहुत से लोग हैं जो वीडियो पे अपना कमेंट करते रहते हैं। तो आपसे मेरा विनम्र अनुरोध कि वीडियो पूरी देखने के बाद कहानी आपको कैसी लगी और आपका कहानी के बारे में क्या कहना है, आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय में से बस चंद सेकंड का समय निकालकर एक कमेंट कर दिया करिए। उस कमेंट से होता यह है कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और हम आगे के लिए ऐसी कहानियां बनाने के लिए आपके छोटे से कमेंट से प्रेरित होते हैं। तो आइए बिना देरी के सच्ची कहानी की तरफ रुख करते हैं और जानते हैं कि थाने में सुबह 10 बजे पहुंचा ये व्यक्ति कौन था और किसने इसके बेटे की हत्या कर दी थी और किस कारण से इसके बेटे की हत्या हुई थी और ये पूरी कहानी कहाँ की है। तो आज मैं सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान का एक जिला पड़ता है भरतपुर। भरतपुर राजस्थान जिले के अंतर्गत ही एक थाना आता है जिस थाने का नाम है चिकसाना, और इसी चिकसाना थाने के अंतर्गत एक गांव आता है जिस गांव का नाम है नौह। और इसी नौह गांव में हरिप्रसाद एक किसान रहते थे। घर सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा था। हरिप्रसाद शर्मा मध्यम वर्गीय किसान थे। घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन खाने पीने को रहने को अच्छी तरीके से मिल रहा था। कहने का मतलब जीवन अच्छी तरीके से चल रहा था। अब हरिप्रसाद के 3 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी उन्होंने कर दी थी और दूसरे बेटे की भी शादी उन्होंने कर दी थी। उनका एक सबसे आखिरी बेटा बचा था जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। उसकी उम्र भी थोड़ा ज्यादा हो गई थी, यानी करीब वो 30 साल की उम्र को क्रॉस कर रहा था और उसकी शादी अभी नहीं हुई थी। तो हरिप्रसाद शर्मा इसको लेकर बहुत चिंतित थे। लेकिन हरिप्रसाद के इस आखिरी बेटे जिसका नाम पवन शर्मा था, इसकी शादी 3 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के एक लड़की जिसका नाम रीमा था, दोनों की आपस में शादी हो जाती है। अब रीमा ससुराल आती है अपने घर और पवन के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। अब रीमा की उम्र 27 साल हो चुकी थी और पवन की उम्र तकरीबन 35 साल हो चुकी थी। दोनों में एक गैप था, लेकिन दोनों अच्छी खासी तरीके से अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है। अब काफी दिन बीत जाते हैं। दोनों ने 2 बेटे को भी जन्म दिया, लेकिन जब पवन शर्मा और रीमा शर्मा यानी पति पत्नी दोनों को 2 बच्चे हो जाते हैं तो आपस में संयुक्त परिवार में कुछ मनमुटाव होता है और मनमुटाव इतना बढ़ता है कि घर में अलगा बांटे की स्थिति आ जाती है और घर में सब अलग अलग रहने को मजबूर हो जाते हैं। अब पवन शर्मा के साथ उनके पिताजी हरिश्चंद्र शर्मा रहने लगे कि अचानक से 30 मई 2022 की सुबह से पवन शर्मा यानी कि हरिश्चंद्र के बेटे का कुछ अता पता नहीं चला। अब धीरे धीरे बात 1-2 दिन तक गांव तक लोगों तक पहुंच गई। पहले तो लोगों ने सोचा कि हो सकता है पवन शर्मा थोड़ा सा घुमक्कड़ प्रवृत्ति का है
तो किसी रिश्तेदार के साथ या किसी इष्ट मित्र के साथ कहीं घूमने चला गया हो। लेकिन अब धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे और पवन शर्मा का कोई अता पता नहीं चल रहा था। अब हरीश चंद्र ने उसे खोजने की सारी जुगत लगा ली, लेकिन पवन शर्मा का कोई अता पता नहीं चला। पवन शर्मा के पिता हरीश चंद्र शर्मा चिकसाना थाने पहुंचते हैं और 4 जून 2022 को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और थाने वालों को बताते हैं कि साहब, मेरा 35 वर्षीय बेटा पवन शर्मा 3-4 दिन पहले घर से निकला लेकिन वापस नहीं आया। और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस खोजबीन में लग जाती है कि आखिर पवन शर्मा कहाँ गया। तो पवन शर्मा का पुलिस सबसे पहले कॉल डिटेल निकालती है, लेकिन उसे कॉल डिटेल में पवन शर्मा के कुछ भी ऐसा हाथ नहीं लगा जिससे वो किसी मोबाइल नंबर पर शक करती कि शायद पवन शर्मा का यहाँ से कोई कनेक्शन है जिसकी वजह से पवन शर्मा लापता हुआ है। पुलिस जहाँ जहाँ पर पवन शर्मा उठता बैठता था वहाँ भी काफी लोगों से मशक्कत के साथ पूछताछ की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अब उसकी पत्नी, परिवार वालों, पड़ोसी, जहाँ जहाँ पुलिस को लग रहा था कि पवन शर्मा का यहाँ से कुछ सुराग मिल सकता है, वहाँ वहाँ पुलिस ने अपने हाथ पांव मारने शुरू किए, लेकिन पुलिस को लास्ट तक कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे वो पवन शर्मा को खोज पाती या ये पता कर पाती कि पवन शर्मा आखिर ऐसी विषम परिस्थितियों में कहाँ गायब हो गया। धीरे धीरे पवन को गायब हुए करीब 4 महीने का समय बीत चुका था और अक्टूबर महीना आ गया था और पुलिस अभी तक पवन शर्मा को ढूंढ नहीं पाई थी कि आखिर पवन शर्मा कहाँ चला गया है। उनके पिता 15 अक्टूबर 2022 को सुबह 10 बजे थाने पहुंचते हैं, जहां से मैंने कहानी स्टार्ट की थी। और थाने पहुंचने के बाद पुलिस वालों को बताते हैं कि साहब, शायद मेरे बेटे को जिसने गुम किया है और उसकी हत्या की है, क्योंकि अगर हत्या ना हुई होती तो मेरा बेटा ऐसा नहीं था, वो घर वापस जरूर आता। तो साहब, मैंने रात में उनको देख लिया है और उन पे मुझे शक है। तो फिर तुमने किसको देख लिया और ऐसा क्या देख लिया जो तुम्हें एक बैग 4 महीने बाद तुम्हें शक हो रहा है? पुलिस ने तो हर एंगल से अपनी जांच की थी। तो कहते हैं, साहब, मैंने जो आज अपनी आंखों से देखा वो वाकई में बहुत भयानक था। इन्हीं लोगों ने मेरे बेटे पवन को मौत के घाट उतारा होगा। पुलिस कहती है, बताओ। आज रात को साहब मैं सो रहा था कि अचानक 1:30 से 2 बजे मुझे तेजी से पेशाब लगी और जब मैं पेशाब करने के लिए उठा मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी और जब मैं उस आवाज़ को सुनने के लिए उस आवाज़ के पास और नज़दीक गया, बहू यानी कि पवन शर्मा की पत्नी, गांव के ही एक युवक जिसका नाम भोलेंद्र उर्फ भोला है, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही है और उसको मैंने शारीरिक संबंध बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उन दोनों ने जब मुझे देखा कि मैंने उन्हें शारीरिक संबंध बनाते हुए पकड़ लिया तो मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे और मुझे दौड़ाने की कोशिश की और मुझे जान से मारने की कोशिश की। साहब, कुछ भी हो, इन्हीं लोगों ने मिलकर ही मेरे बेटे को या तो गुम किया है या तो उसकी हत्या की है। कहती है, ठीक है, आप एक रिपोर्ट दर्ज कराओ। अब पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराती है। अब गांव पहुंचकर पवन शर्मा की पत्नी रीमा यानी कि हरिश्चंद्र की बहू और उसके प्रेमी भोलेंद्र उर्फ भोला को पकड़कर थाने लेकर आती है और पुलिस इन दोनों से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस पहले तो दोनों को अलग अलग बैठाकर पूछताछ करती है, तो दोनों ने कुछ अलग ही बताया, लेकिन पुलिस जब दोनों को एक साथ लाकर पूछताछ करती है तो दोनों ने वो नहीं बताया जो दोनों ने अलग अलग बताया था। पुलिस को इनकी बातों से विरोधाभास लग रहा था, लिहाजा पुलिस का शक इन दोनों पर और बढ़ जाता है। एसएचओ महोदय लेडीज पुलिस को बुलाते हैं और रीमा को लेडीज पुलिस को देते हैं और भोलेंद्र उर्फ भोला को जेंट्स पुलिस को सौंपते हैं और कहते हैं कि सही से इनकी ट्रीटमेंट करो। अब पुलिस इनका सही से ट्रीटमेंट करती है। आप लोग तो जानते ही हैं कि पुलिस जब सही से ट्रीटमेंट करती है तो कुछ भी आप छुपा नहीं सकते। तब इन दोनों ने पूरी कहानी की सच्चाई बताया। इन दोनों ने बताया कि दरअसल ये लोग शादी के कुछ दिन बाद से ही एक दूसरे से संबंध में आ गए थे और संबंध में आने के दौरान इनका संबंध धीरे धीरे शारीरिक संबंध में भी बदलने लगा। एक दिन पवन शर्मा कहीं से थका हारा आया और खाना पीना खाकर सो गया। वो ने देखा कि उसकी पत्नी रीमा उसके बगल ही एक चारपाई पर एक दूसरे पुरुष जो गांव का ही था, जिसका नाम भोलेंद्र भोला था, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही है। पवन शर्मा ने जैसे ही यह सब देखा वो आग बबूला हो गया
और भोलेंद्र उर्फ भोला और अपनी पत्नी रीमा पर टूट पड़ा। अब वो काफ़ी तेज़ी से चिल्लाने लगा। अब इन दोनों को ये देखकर लगा कि पूरा समाज, पूरा मोहल्ला रात के टाइम ये जान जाएगा। अब इन दोनों ने पकड़कर उसका मुँह दाबा और गर्दन तब तक दाबे रखी जब तक पवन शर्मा की जान नहीं चली गई। अब जब पवन शर्मा की जान चली गई तो रात्रि में ही इन दोनों ने मिलकर, यानी कि उसकी खुद की पत्नी रीमा ने अपने प्रेमी भोलेंद्र और भोला के साथ मिलकर पवन शर्मा की लाश को गांव के ही बगल बहने वाले एक बड़े नहर में फेंक दिया। सामने इन दोनों ने अपनी पूरी सच्ची कहानी बयां कर दी थी, लिहाजा पुलिस उस नहर के पास गई। लेकिन 4 माह का वक्त बीत चुका था जहां पे इन्होंने निशानदेही की कि साहब मैंने अपने पति की बॉडी यहाँ पे फेंकी थी। पुलिस ने वहाँ गोताखोरों को भी बुलाया और कई लोग लगे, तो वहाँ से पुलिस को 4-5 ईंटें बरामद हुई जिसमें रस्सी बंधी थी और वहाँ से पवन शर्मा का पैंट, उसका आधार कार्ड और उस पैंट में लगी हुई शरीर की कुछ अस्थियां यानी कि हड्डियां बरामद हुई। और जब ये पूरा मामला सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा तो जिसने भी सुना वो अवाक रह गया कि कैसा ज़माना आ गया है, कैसा कलयुग आ गया है कि किसी भी रिश्ते की अब कोई अहमियत नहीं रह गई है। अपनी इस क्षुद्र मानसिकता से कौन कितनी नीचता तक हद तक जा सकता है, आज के इस कलयुगी दौर में कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना या किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मकसद बस सिर्फ इतना सा था कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, अलर्ट रहें। तो फिलहाल आप रीमा के बारे में क्या कहना चाहते हैं या आप पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? हमें अपने जीवन के अमूल्य समय में से थोड़ा सा समय निकालकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। प्रयास ये करूंगा कि अगली वीडियो में आपका नाम ज़रूर लूं और आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके हमें बताएं। मिलता हूं ऐसी ही एक नई सच्ची क्राइम कहानी के साथ आपको परसों रात्रि 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सतर्क रहें, जागरूक रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।